हेलो एंड वेलकम। सो अपने कंटिन्यूएशन में जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसके के आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्लास में जो हमारी डिस्कशन था वो ख़त्म हुआ था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर ये देखा था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है और हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को फ्लक्स फ्लक्स कहते हैं। एक तरह से हम फ्लक्स क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। और फ्लक्स क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एरिया है और एज पर द गॉस सजेशन इस एरिया का जो परपेंडिकुलर है वो इस एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जो कि इसको पार कर रही हैं। कुछ लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स हम देखेंगे, मैग्नेटिक लाइन है, ये सब हैं जो इसको पार कर रही हैं। तो आपके पास सवाल ये है कितनी लाइंस हैं जो इस एरिया को पार करके जा रही हैं। तो हमें नंबर्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसी नंबर को फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स असल में क्या होना है कि गिवन एरिया से जो हमारी वेक्टर फील्ड है उसकी कितनी क्वांटिटी पास हो रही, कितनी क्वांटिटी वहाँ से गुजर के जा रही है। अब आप देख रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। ओके, जस्ट सपोज जैसे ये हमारे पास एक एरिया है जो हमने एरिया माना है और हमारी जो वेक्टर फील्ड है वो इसको पार करके जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड। अब आपने एरिया फिक्स कर रखा है, तो अभी मान लो सपोज इस तरह से लाइनें जा रही हैं, यहाँ पर एरिया से हो करके सपोज 50 इस तरह की लाइनें गुजर रही हैं। अगर आप इस एरिया को ऐसे कर दो इस तरह से, या इसको ऐसे कर दो इस तरह से, तो आप क्या पाओगे, ये लाइनें इससे हो करके पार नहीं कर रही, इससे टच करती हुई निकल गई। तो इस केस में जहाँ इसमें से 50 लाइनें जा रही थी, इस केस में अब इसमें से कोई भी लाइन नहीं जा रही। ऐसा नहीं कि एरिया 0 हो चुका है, एरिया वही है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। इसका मतलब है किसी एरिया से गुजरने वाली जो लाइनें हैं वो उस एरिया के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती हैं। आपने एरिया ऐसा रखा, बहुत सारी लाइनें गुजर रही हैं, आपने एरिया ऐसे कर दिया तो इस तरह से लाइनें गुजर रही हैं, यानी कि इसमें से लाइनें नहीं गुजर रही तो फ्लक्स 0 होगा। तो हमारे पास एरिया को भी हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, लाइनें भी वेक्टर हैं और दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में एसोसिएट हो रही हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और हमारा एरिया ds है, तो हम इस चीज़ को एक क्वांटिटी का नाम देंगे फाई एंड इट इज़ कॉल्ड द फ्लक्स। दिस इज़ कॉल्ड द फ्लक्स, एक जनरल सा टर्म है, फ्लक्स इसका नाम हो जाएगा। लेट मी जस्ट वाइटनिंग जो है इसको हटा दें। तो हमारे लिए जो फ्लक्स है दैट इज़ सपोज हमारा वेक्टर क्वांटिटी है a और हमारा एरिया है ds, तो इस तरह से है। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया था, एक्चुअल में जो आपका एरिया जिसके लिए आप इंटरेस्टेड थे वो बहुत बड़ा था, उसमें से आपने केवल इतने हिस्से को कंसीडर किया जिसकी वैल्यू ds है, तो आपने सिर्फ ds के लिए क्या। अब आप चाहते हो कि हम इस पूरे बड़े एरिया के लिए सोचें, तो आप मान सकते हो कि जैसे ds एरिया है, इन्हीं को अगर हम एक के ऊपर एक रख दें इस तरह से, तो बहुत सारे ds आगे पीछे जितने भी ds हैं, जितने भी छोटे छोटे ये सारे एलिमेंट हैं, इन सब से मिला करके कुल जो आपका फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने मान लीजिए इसको लिया ds1, इसको लिया ds2, इसको लिया ds3, तो आप ऐसे ही सबके लिए निकाल सकते ds2 a डॉट ds3, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी आप एलिमेंट माने। हमने कहा आप ds को बहुत छोटा मानो, इस एलिमेंट को आपको बहुत छोटा मानना है, मान सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको हम कैसे ले सकते हैं, सीरीज ऑफ a डॉट ds i की वैल्यू 1 से n तक रन कर रही है। तो हमारा जब टोटल फ्लक्स होता, ये मान लो एक पार्ट ऑफ फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स इस फॉर्मूले से आता। अगर ds बहुत छोटा है तो इस पूरे सिंबल को हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, a डॉट ds इंटीग्रेशन सरफेस पर, दिस इज द टोटल फ्लक्स। ये फ्लक्स की परिभाषा है जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं और इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो डॉट है ये बेसिकली कॉस थीटा को कॉस के साथ आपके साथ जोड़ता है, ये फ्लक्स है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि सपोज़ आपने, जैसा कि आप पिछला वीडियो अगर आप देखो तो उसमें हमने एक पटाखे का जिक्र किया है, एक क्रैकर है, फुलझड़ी है, या मतलब जो भी होता है जिसको हवा में फूटता है।
तो कुछ ऐसा आप सोचो कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है जो कि लगातार बाहर की तरफ इस तरह से डाइवर्ज कर रही है, जिस तरह से डाइवर्जेंस इसमें हो रहा है ना, बाहर की तरफ ये मूव कर रही है ये क्वांटिटी, और कितनी तेज़ी से ये मूव कर रही है इसको हमें शो करना है। तो हमने इसके चारों तरफ एक एरिया, एक वॉल्यूम बना दिया। सपोज एक गोला है, हमने बना दिया। अब ये जो गोला जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल कैसा है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फुटबॉल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेकिन फुटबॉल को ध्यान से देखो आप तो फुटबॉल में बहुत सारे पैच होते हैं। वो एक कंप्लीट गोला नहीं होता है, बहुत सारे कुछ पेंटागन होते हैं, कुछ हेक्सागन होते हैं। तो वो पैच होते हैं जिनको आपस में सिल करके बनाया जाता है। तो पूरा फुटबॉल जो होता है वो एरिया होते हैं। पेंटागन हो गए तो 5 भुजा वाला एरिया, हेक्सागन हो गया तो 6 भुजाओं वाला एरिया। तो पेंटागन हेक्सागन को मिला करके हम वो एक स्फेरिकल फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यानी कि हम किसी भी वॉल्यूम को, कोई भी जो वॉल्यूम है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसकी सरफेस को इस तरह से बहुत सारे पैच से बना हुआ मान सकते हैं। और सपोज करो ये सारे पैच ऑलमोस्ट सेम साइज के, हमने बहुत छोटा साइज लिया तो हमने इसको बहुत छोटे छोटे पैचेस में बना हुआ मान लिया। तो हमने अपने इस स्फेयर को जो माना है उसको बहुत छोटे छोटे पैच के फॉर्म में बना लिया, और हर पैच का जो एरिया है वो मान लो ds कह दिया। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है कि इसकी इस वॉल्यूम के अंदर जो घिरा हुआ है क्वांटिटी वो कितनी तेज़ी से बाहर निकल रही है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हर एरिया का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। यानी हम हर एरिया के लिए जो क्वांटिटी है A उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पूरे सरफेस पर। तो कर तो सकते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि असंभव काम है। हाँ, लंबा हो जाएगा। मान लो ये पूरा वॉल्यूम जो है वो 100 पैचों से मिलके बना है, और हम मोटे मोटे तौर पर उन 100 पैचों का एरिया मालूम है। तो हम सबके लिए इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसको हम कुछ एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो हम आइडिया निकाल लेते हैं। गॉस कहते हैं इतनी सारी मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, जिस वेक्टर की आप बात करो, जो A है, वेक्टर A कहीं से निकल रहा है ना, कोई स्रोत है, इसका कोई सोर्स है। तो जिसकी वजह से बाहर निकल रहा है, आप क्या करो, इसके फैलने का यानी कि इसके डाइवर्ज होने का बिहेवियर समझ जाओ। जैसे इसको कैसे समझ लें, जैसे कि कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड में जैसे एक जगह पर सारी कैरम बोर्ड की डिस्क रखी हैं, एंड देन जैसे उस पर स्ट्राइकर लगता है, दे ऐसे डाइवर्ज आउट होती हैं चारों तरफ बोर्ड पर, वो फैल जाती हैं। या जैसे लाइट जली, द मोमेंट लाइट जलती है बल्ब, और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है ना। आप ऐसे आप सोचोगे, आप मैदान में खड़े हो, आप खूब जोर से चिल्लाते हो, तो जब चिल्लाते हो तो आपकी जो साउंड वेव है वो चारों तरफ फैल रही है। इस तरह से इस सब डाइवर्जिंग बिहेवियर को हम सोच सकते हैं। कोई पटाखा है, बहुत बढ़िया सा पटाखा फूटता है तो खूब सारी दूर तक उसका वो चिंगारी फैलती है हवा में, और बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ क्वांटिटी है जो बहुत तेज़ी से डाइवर्ज हो रही है, तो उसकी कितनी तेज़ी से, कितना स्ट्रांगली डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके लिए डेल डॉट A की वैल्यू लार्ज होगी। और आप पूरे वॉल्यूम पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम पर। आप इसका कोई वॉल्यूम एलिमेंट मान लो, जैसे आपने छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना माना, ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम से बना हुआ भी माना जा सकता है। आपने वो वॉल्यूम सा लिया और उस क्वांटिटी के डाइवर्जिंग बिहेवियर को देखा। तो जब आप इसका डाइवर्जिंग बिहेवियर देख लोगे तो असल में आप उस क्वांटिटी का फ्लक्स ही कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको वेक्टर A का फैलाव दिख जाए तो आप उस वेक्टर के फैलाव को देख करके उसके फ्लक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप जिस वॉल्यूम के अंदर से उसका फैलाव देख रहे हो, आप उसी वॉल्यूम को घेरे हुए सरफेस पे ही फ्लक्स देख सकते हो, है ना। कितने मतलब ये जो ds है और जो dv है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैंने इस तरह का सरफेस मान लो ये हमारा क्यूबिक सरफेस है, इस तरह क्यूबिक सरफेस अगर मैंने माना है और इसके अंदर कुछ रखा है जो क्वांटिटी लगातार इस तरह से बाहर वेक्टर फील्ड को बाहर फेंक रही है, तो आपको जो ds मानना है वो इसी क्यूब के ऊपर मानना है। इसी क्यूब को आप बहुत छोटे छोटे हिस्सों का बना हुआ मानो, उसमें से किसी हिस्से को ds मानो। और जो dv है वो इसी क्यूब के अंदर, आप सोचो कोई बहुत छोटा सा क्यूब है, उसका dv है।
तो यानी कि जो बड़े सरफेस है उसी सरफेस पे एक छोटा सा पैच ds है, और जो जो पूरी वॉल्यूम है, जो सरफेस को घेरे हुए वॉल्यूम है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा dv है। तो ये दोनों एक ही के लिए होना चाहिए। ऐसा ना सोचिएगा कि हमने इसको ऐसे माना और कहीं किसी दूसरे सरफेस जो कि अलग तरह का है उसके लिए हमने कोई ds मान लिया, तो ये ds किसी अलग तरह के सरफेस का है, ये dv किसी अलग तरह के सरफेस का है, वो उससे होना भी नहीं है। बट दिस इज द गॉस लॉ। ये अब रिलेटिवली कॉमन सेंस जैसा लगता है, बट दिस इज द गॉस लॉ। तो गॉस ने इस तरह से एक तरह से सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। अब शुरुआत करने से पहले अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम जल्दी से अपनी इन दोनों थ्योरम को समराइज कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों थ्योरम, एक और बड़ी थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम, उसका एक जनरलाइजेशन होता है, स्पेशल केस होते हैं। तो हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हैं। हमारे पास लाइन की चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ लेंथ वाइज हम उसको एक्यूमुलेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लाइन इंटीग्रल यूज करते हैं, और मान लो कोई क्लोज पाथ पे है तो a डॉट dl यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास सरफेस है, तो अगर हमारे पास कोई सरफेस है तो सरफेस पे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कुछ किताबें इस सरफेस इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन से शो करते हैं, क्योंकि सरफेस में लेंथ इंटू विड्थ दो चीज़ें होती हैं। फिर होता है एक वॉल्यूम चीज़ होती है, तो अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आप, वॉल्यूम तो खैर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते हो, इस तरह से आप इसको यूज करते हो। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। इवन इसको भी हम एक मॉड ले लेते हैं तो हम वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन करते हैं। कुछ लोग इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन भी करते हैं। अगर आपने यहाँ v लिख दिया है, इट मीन्स दैट आप एक्स वाई जेड को यूज कर रहे हो, अदरवाइज आप 3 सिंबल बनाओ। अब जो स्टोक थ्योरम है वो क्या करती है, जरा देखो। स्टोक थ्योरम आपने जो पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम में, तो आपने स्टोक्स थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है जिसका कि लाइन इंटीग्रल आपको मालूम है, तो आप इस क्वांटिटी से उसका सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये है। तो जिस आप स्टोक थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो ऐसा, अब लाइन मीन समथिंग 1 डायमेंशन, तो और सरफेस मीन समथिंग 2 डायमेंशन, तो बहुत अच्छा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार हम लोग को जब याद करना पड़ता है कोई चीज़, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनानी होती है, तो हम शायद बहुत अच्छे नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक से एग्जाम्पल्स, निमोनिक्स आप कह सकते हो, यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। तो हम एक निमोनिक्स यहाँ एक से फ्रेम कर रहे हैं कि स्टोक थ्योरम जो है वो S है, यानी कि वो लाइन की जानकारी को सरफेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर आते हैं गॉस। तो गॉस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या करता है, अगर आपके पास जानकारी सरफेस में है, जैसे ये देखो यहाँ पे जानकारी सरफेस में है, तो ये इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा बाय दिस फार्मूला। यहाँ पे वॉल्यूम है। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन, सॉरी गड़बड़ कर दिया। दिस इज हाउ वी गेट दिस थ्योरम। तो जैसे यहाँ पर आपके पास a डॉट dl है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ऐसे देखो ये भी वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर है। तो यानी इधर भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, इधर भी 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है। तो अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर होगा। तो ये एक क्या है, a डॉट टेल क्या होगा, ये भी तो एक डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये एक स्केलर होगा, और वॉल्यूम भी स्केलर होता है। तो इधर भी ये स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, तो ये क्वांटिटी स्केलर, ये क्वांटिटी स्केलर। यहाँ 2 वेक्टरों क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, तो ये पूरा स्केलर और ये भी स्केलर। तो आप देख रहे हो स्टोक थ्योरम से हम क्या जाते हैं, 1 डायमेंशन वाले इंटीग्रेशन से मूव करते हैं 2 डायमेंशन वाले इंटीग्रेशन पे, और गॉस थ्योरम में 2 डायमेंशन वाले इंटीग्रेशन से हम मूव करते हैं 3 डायमेंशन वाले इंटीग्रेशन पे। मतलब लाइन से सरफेस पे गए, सरफेस से हम वॉल्यूम पे गए,
with the help of both these two theorems. That is why these theorems are very important. इसीलिए इनको इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये आपके जो 3 फंडामेंटल टाइप के इंटीग्रेशंस आप वेक्टर कैलकुलस में यूज करते हो, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, इनके बीच में इंटर रिलेशन करते हैं। कैसे आप जंप कर सकते हो लाइन से सरफेस पे और कैसे आप मूव कर सकते हो सरफेस से वॉल्यूम पर, इसको शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आपके पास बहुत सारे बांस हैं, या आपने कभी शादी ब्याह में जो सामियाने तानते हैं लोग, उनको ज़रा देखो तो क्या करते हैं, पहले बांस गाड़ते हैं, है ना, बांस लगाते हैं। तो उन्होंने एक बांस यहाँ रखा, फिर एक पाइप ऐसे रखी, फिर एक ऐसे रखी, तो 2 पाइपों को ज़मीन में खड़ा करके एक पाइप को ऊपर कर दिया और कभी कभी एक पाइप को नीचे बांध दिया। तो उन्होंने एक लाइन फ्रेम बनाया। उन्होंने सिर्फ, अब इंडिपेंडेंट वो बांस थे या पाइप थी, उनको जोड़ के उन्होंने क्या बनाया, एक फ्रेम बनाया। तो ये सारा काम एक तरह से 1 डायमेंशनल को जोड़ा गया। फिर उसको फ्रेम बनाने के बाद उसके कोनों पर वो एक चादर, जो भी जिसको सजावट के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसको लगा देते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, आपको वो 4 बांसों से घिरा हुआ एक सरफेस दिखाई पड़ता है। तो बांस तो 1 डायमेंशन थे, उनको घेरा और उस पर सरफेस बना दिया। ये क्या बन गया, 1 डायमेंशन से स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन की तरफ दिख रहा है, क्योंकि आप सरफेस देख रहे हो। फिर क्या हुआ, ऐसे ही उन्होंने 4 बनाए और ऊपर एक छत डाल दी। तो अब वो एक क्यूबॉइड या क्यूबिक जैसा एक पूरा बन गया, पंडाल बन गया आपका, जिसमें छत भी है, कवर कर दिए गए हैं और सब कुछ है। तो जैसे हमने इन 4 सरफेसेस को जोड़ करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये जो हम आम जीवन में देखते हैं, बांस पे फिर चादर लगा करके पंडाल बनाया, फिर उसको भी घेर करके एक पूरा सामियाने घेर के पूरा पंडाल बना दिया। तो ऐसा ही तो कुछ हम सोच रहे हैं ना, यहाँ 1 से 2, 2 से 3, और इसलिए इन दोनों थ्योरम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है आपके वेक्टर कैलकुलस में। ओके, ठीक है। चलिए, अब अगर हम एक इंट्यूशन सा कुछ हद तक हमारे दिमाग में चीज़ें बन रही हैं, एक पिक्चर बन रही है कि भाई ओके, सो ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये सब कहाँ फिट होगा। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, जैसा कि मैंने बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो वेक्टर की ही थ्योरी है। इट इज़ अ फील्ड थ्योरी, और शुरुआती फील्ड थ्योरी है। और फील्ड थ्योरी फिजिक्स की दुनिया में या थ्योरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है नेचर को समझने में, नेचुरल सिस्टम्स को समझने में। ओके, सो एक इक्वेशन है हमारे पास। अब सिलेबस में हो सकता है वो आगे पीछे हो, आपके सिलेबस में है तो वो, उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। आपके सिलेबस में एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर चार्जेस, ऐसी इक्वेशन तो है, बट मे बी वो शायद यूनिट के बीच में है, पर हम उसको ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे वो हमारे पास आ रही है। तो जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ोगे बच्चों, तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद उसका एप्लीकेशन देखोगे, तो उसका एप्लीकेशन ही यही है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्जेस। तो हम एक डेरिवेशन से हम कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे चार्ज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। हम एक चार्ज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कंजर्वेशन लॉज है, एक तरह के चार्ज कंजर्वेशन लॉ का एक आउटकम है। मतलब क्योंकि चार्ज कंजर्व होते हैं, ऐसे ही हमारे सामने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट हैं जो शो करते हैं कि यूनिवर्स के अंदर चार्ज कंजर्व हैं। तो उन्हीं चार्ज कंजर्वेशन के लॉ को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं, हमने समझे हैं नेचर के अंदर, लाइक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हमने पढ़े हैं। अच्छा, इन कंजर्वेशन लॉज में भी कैटेगरी होती है। कुछ होते हैं जो लोकलाइज्ड कंजर्वेशन लॉ होते हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन लॉ। मतलब किसी जगह पर जो सबसे मजबूत कंजर्वेशन होता है उसको हम लोकल कंजर्वेशन कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कंजर्वेशन का लॉ कहते हैं। और एक नॉन लोकल टाइप का कंजर्वेशन लॉ होता है, विच इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन लॉ। तो बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, अगेन थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक वो है ना जो एक थ्योरेटिकल, जो कि मेरी ट्रेनिंग कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की है, तो उस तरफ थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो जाता है। बट लेट अस फोकस टू द इंजीनियरिंग कोर्स। तो आपके पास जो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है,
वो एक फॉर्मूले के रूप में आएगी और हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब हम यूज कर रहे होंगे अपने मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो मॉडिफिकेशन है, मैक्सवेल के जो मॉडिफिकेशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको जब हम समझ रहे होंगे तो हमें इस कंटिन्यूटी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत जल्दी से कुछ चीज़ें लिख लीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें लिख लीजिएगा। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। the continuity equation is related with the conservation of charge property, full stop. It is also called the stronger form of conservation law. It is also called the stronger form of conservation law or the local conservation law. क्यों कह रहे हैं local? We will discuss this in आगे कोर्स में। और called the local conservation law। अब एक चीज़ जो हमने समझी है वो ये है कि एक चीज़ हम समझे कि चार्ज का कंजर्वेशन ये शो करता है कि इस यूनिवर्स में द अमाउंट ऑफ चार्ज इज फिक्स। नाउ अमाउंट ऑफ चार्ज इज फिक्स का मतलब ये नहीं कि हमारी इस पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर, या हमारे इस कमरे में, हमारे कपड़े पर, या हमारे शरीर पर, हम इस पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जो चार्ज हैं वो ना क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ओके, दे कैन बी कन्वर्टेड, दे कैन बी पेयर क्रिएशन, एनिलेशन, एनर्जी और मास का जो कन्वर्जन है उसको बहुत ही टैक्टफुली बैलेंस किया जा रहा है। तो जितना चार्ज इस यूनिवर्स में है इस समय इतना ही रहेगा। अगर आपको लग रहा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के जो एटम से बाहर निकलना चार्ज क्रिएशन है तो ये गलत है। चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर कहीं चक्कर लगा रहे हैं तो हम कहेंगे वो एटम के अंदर है। अगर कहीं चक्कर लगाते लगाते बाहर चले गए तो हमने कहा एटम आयनाइज हो गया। तो यहाँ चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ चार्ज सिर्फ अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिसकी वजह से हमें एटम आयनाइज्ड या न्यूट्रल दिखाई पड़ता है। हम चार्ज कंजर्वेशन में हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हो रहे हैं। जितने हैं इस यूनिवर्स में उतने ही हैं। वो उसमें से कुछ एटम के पास प्रोटॉन, कुछ हाइड्रोजन के पास एक है वहाँ घूम रहा है, कार्बन के पास घूम रहे हैं, हाइड्रोजन के पास घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं उनके सबके पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नेचर ने उनको प्रोवाइड किए हैं समहाउ। अब वो कैसे हुए, कैसे चार्ज क्रिएशन हुआ, कॉस्मोलॉजी, वो सब हम थोड़ी देर के लिए रोक दें। हम सिर्फ इतना कहें कि किसी तरह से वो चार्ज जो क्रिएट हो गए तो वो बट गए। पूरी ब्रह्मांड में जितने भी एटम हैं, अब कितने हैं यू कैन जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो तो बहुत मतलब इट्स बियॉन्ड द इनफाइनाइट काइंड ऑफ थिंग। तो सारे इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन वो क्रिएट नहीं हो रहे, दे आर अलोकेटेड। वो जहाँ है वहाँ उनकी जगह है, वहाँ वो अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके साथ में। तो हम ये कह रहे हैं कि चार्जेस जो है उस यूनिवर्स में दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट लॉस्ट। सो अब क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जब कहीं से मूव कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जब कहीं से जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो अगर वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, तो जितने किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में एंटर करेंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। ओके, क्या कह रहे हैं हमने कहा कि चार्ज क्रिएट नहीं हो रहे हैं और ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चार्ज हैं, अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं, चलो आपस में टकरा रहे हैं, मान लिया आपस में टकराए हैं, तो जब ये मूव कर रहे हैं तो ये टकरा सकते हैं। टकराने से इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, एनर्जी थोड़ा कम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब ये इस तरह करते करते मान लो किसी वॉल्यूम से गुजरे तो जितनी अमाउंट में गुजरेंगे, इसके अंदर जाएंगे भाई, उतने ही अमाउंट में तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्रिएट हो रहे होते तो हम कहते कि 10 चार्ज गए, 15 बाहर निकले। हमने कहा भाई ये 5 कहाँ से आ गए, क्रिएट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो रहे होते, 10 गए अंदर जो है टकरा के सब मर गए, 7 बाहर निकले, 3 खत्म हो गए। कहाँ हो गए? 3 खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो जितना अमाउंट में चार्ज एंटर कर रहा है, अब ये वॉल्यूम कौन सा है ये हमने सोच लिया, ये हमने वॉल्यूम मान लिया, ये हमने मान लिया है वॉल्यूम हमारा इमेजिनरी एक वॉल्यूम है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक हाईवे पे खड़े हो जाइए। एक हाईवे जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। अब आप खड़े हो, अब आप चुपचाप सामने सीधे खड़े हो और जस्ट आपकी व्यू जितना आप देख पा रहे हो सड़क पे, आप चुपचाप उतना देख रहे हो। द मोमेंट कोई गाड़ी आपके सामने से गुजरती है, आप उसको काउंट करते हो, 1 2 3 इस तरह से काउंट कर रहे हो।
तो यहाँ पर आपने एक इमेजिनरी बाउंड्री का एक वॉल्यूम बना रखा है ना, जिसके जिसके इधर से आती हुई कारें आप देख रहे हो और इधर जाती हुई कारें देख रहे हो। आप ऐसे नहीं देख रहे हो, आप ऐसे नहीं देख रहे हो, आपने जस्ट अपने ऑब्जर्वेशन को ऐसे रखा है। दूरबीन है, दूरबीन हमने ऐसे रखी है, तो इस दूरबीन की व्यू में जितना कुछ है हमने मान लो स्टैंड पे लगा दिया, दूरबीन ऐसे देख रहे हैं। अब हम इसको ऐसे नहीं घुमा रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं घुमा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ सोचो कि हमने कोई वॉल्यूम सोच रखा है और उस वॉल्यूम में कितने चार्ज एंटर कर रहे हैं उतने ही चार्ज बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ बहुत ही फिक्स है, कुछ भी क्रिएशन नहीं, कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो कि चार्ज मूव कर रहे हैं, तो चार्ज मूव करेंगे जहाँ से भाई, तो वहाँ पर करंट होगी। ऑब्वियस सी बात है, मोशन ऑफ चार्ज जब यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में चार्ज मूव करते हैं तो करंट होते हैं। अच्छा, और द मोमेंट जो आपने वॉल्यूम माना है इसके अंदर जब वो चार्ज रहेंगे, चलो गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय इस वॉल्यूम के अंदर तो है। तो अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज को या जो अगर अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर Q है उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हम किसी समय इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज की डेंसिटी भी देख सकते हैं। एक तो चार्ज मूव कर रहे हैं तो उनकी वजह से करंट होगी, मूव कर रहे हैं और मूव करते करते किसी यूनिट एरिया में एंटर कर रहे हैं और यूनिट एरिया से बाहर निकल रहे हैं। तो जब हम करंट को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी। तो जो कि चार्ज मूव कर रहे हैं इसीलिए वहाँ करंट होगी। मूव कर रहे हैं, हमारे द्वारा माने गए वॉल्यूम में अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और हमारे वॉल्यूम को अपना एरिया माना है, तो चार्ज अपॉन एरिया डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी होगी। और चूंकि ये चार्ज कुछ समय के लिए ही सही, जाते जाते ही सही वो इस वॉल्यूम के अंदर है जो कि हमने इमेजिनरी तरीके से माना है, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम उनकी एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी मानेंगे। हाँ, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिक्स नहीं, जो कि चार्ज रुके नहीं है, दे आर इन द फ्लोइंग स्टेट। तो आप कहोगे कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, डेफिनेटली चेंज हो रही है। चेंज हो रही तभी तो चार्ज जा रहा है, तभी तो करंट फ्लो कर रही है। तो हमें एक रिलेशन निकालना है कि किस तरह से ये करंट डाइवर्ज हो रही है, किस तरह से करंट फैल रही है, किस तरह से करंट सरफेस को छोड़ करके बाहर जा रही है। फ्लक्स में तो यही निकालते हो ना, फ्लक्स में हम लोगों ने क्या निकाला था, फ्लक्स हमारा यही तो था कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है A और उस वेक्टर क्वांटिटी का सरफेस को छोड़ करके जब जा रहा है, जब बाहर निकल रहा है, तो इस चीज़ को हम वॉल्यूम के टर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो डेल डॉट A और वॉल्यूम कर देते हैं। तो हम यहाँ पर यही कुछ करने वाले हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी जो सरफेस को लीव कर रही है, छोड़ के जा रही है, और उसके अंदर चार्ज जिस तरह से एंटर कर रहे हैं, जिस तरह से बाहर जा रहे हैं, उनके समय के साथ बदलाव और इस क्वांटिटी के डाइवर्जिंग का जो बिहेवियर है, इन दोनों बिहेवियर के बीच में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और उसी रिलेशन को हम चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन कहेंगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, द चार्ज इन दिस यूनिवर्स नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर लॉस्ट। द चार्ज इन दिस यूनिवर्स नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर लॉस्ट। फिक्स है, full stop. So the total current flowing out of some volume, so the total current flowing out of some volume, flowing out of some volume must be equal to the rate of decrease of charge, must be equal to the rate of decrease of charge within that volume. Rate of decrease of charge within that volume. This is a kind of a statement for, you can say, for the continuity equation, although it is not a it's a very rough kind of a statement, just ice breaking जैसा एक है हमारा ये statement कि हम कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ ऐसा माने कि इस तरह का कोई वॉल्यूम है हमारा और यहाँ से कुछ इधर से हमारे चार्ज मूव कर रहे हैं और वॉल्यूम की जो ये सरफेस है इससे वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से ये हमारा वॉल्यूम है। तो अब इसमें हम अमाउंट ऑफ करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें, लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम एलिमेंट, let us consider a volume element through which
charges are flowing with time. Charges are flowing with time. By definition of charges are flowing with respect to time, by definition of current, तो I बराबर क्या होता है? Suppose dq upon dt, I is equal to dq by dt, and इसको इक्वेशन 1 मान लें, the volume charge density and the volume charge density rho is dq by dv. ओके, सो आप इसको ऐसे कह सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप dq इज इक्वल टू रो टाइम dv, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट सरफेस का, इस मानेगा इसका, इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल चार्ज इन वॉल्यूम रो dv. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को यूज कर सकते हैं. तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 I इज d बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन रो dv. अगेन यहाँ पर हमारा जो रो है वो तो चेंज हो रहा है समय के साथ. वॉल्यूम एलिमेंट तो हमने मान रखा है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं. तो हम थोड़ी देर के लिए I बराबर इंटीग्रेशन वॉल्यूम इज़ डी रो बाई डी टी ओवर डी वी कर दें. तो सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई. I की वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली. तो यहाँ पर रुक जाते हैं. अब हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे. तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी क्या करोगे? J इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस. तो अगर हम इसको S ले रहे हैं और इसको वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, वेक्टर होती है, तो डी आई बराबर हो जाएगा J डॉट डी एस. चूँकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तभी तो आप ये I पाओगे, विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. अगेन दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक वेदर I करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी मानना चाहिए या नहीं, उसको स्केलर मानना चाहिए या नहीं, बट अब इतने विवादों में नहीं जाते हैं. अगेन वो हम लोग फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर प्रवेश कर जाएंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करें? I निकालना है और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस J डॉट डी एस. ठीक है, ओह मैंने कैपिटल I, इसको हमने I नोटेशन में थोड़ा गड़बड़ ना करें, हम इसको I ही ले रहे हैं. तो क्या कर दिया भाई आपने? इक्वेशन नंबर 4 हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं. तो अब I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से भी मिल रही है, I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से भी मिल रही है. तो आप क्या करोगे? बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4, दिस इज J डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी रो बाई डी टी डी वी. I की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से आपने रख दी, क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपने वैल्यू यहाँ पर रख दी. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा हम जल्दबाजी कर गए हैं शायद. ओके चलो कोई बात नहीं. यहाँ पर एक चीज की जा सकती है. इवन अगर हम डी क्यू बाई डी टी कर देते, ठीक है चलो. तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो आप सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट डी एस को लिख सकते हो डेल डॉट J डी वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन. ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लिखोगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट J डी वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल रो बाई डेल टी
dV। अगेन अब हम यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे, इस डायग्राम से शो हो रहा है कि जिस तरह से करंट इस सरफेस से बाहर निकल रही है, जो कि आपने ये इस टर्म से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो ये वाला टर्म है, और जिस तरह से डेंसिटी चेंज हो रही है, ये डी रो बाई डी टी। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज हैं वो बाहर जाएंगे, यहाँ से हटेंगे, लीव आउट होंगे, तभी तो करंट के फॉर्म में होंगे। तो यानी कि आप क्या देखोगे कि डेल रो बाई डेल टी जो है वो निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब क्या होगा? निगेटिव होने का मतलब है कि ये यहाँ से हट रही है, यहाँ से जो चार्ज डेंसिटी है टाइम के साथ वो कम हो रही है। यहाँ से कम होगी तो तभी तो, जब यहाँ से कम होगी तभी तो यहाँ से आने वाले चार्ज उसकी जगह लेंगे। तो इस वॉल्यूम के अंदर से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर डेल रो बाई डेल टी कम होती है तो उसकी जगह दूसरी ले लेती है आकर के। तो हम यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि जिस समय करंट बाहर निकल रही है सरफेस से, तो वो जो नेट आउटवर्ड फ्लो है वो कैसे बैलेंस होता है? डिक्रीज इन द चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एट द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्जेस इज नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ current is balanced by what? Balanced by decrease in charge density. Decrease in charge density. So hence use negative साइन। तो भैया आप नेगेटिव साइन यूज कर लो। तो नेगेटिव साइन यूज करने का मतलब है हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डी टी डी वी। अब इसको हम, अब देखो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, सेम वॉल्यूम एलिमेंट है, तो आप अगर आप इक्वेट करोगे तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू डी रो बाई डी टी। बट इन जर्नल जो हमारा रो होता है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ज्योमेट्रिकल मान रखा है, हमने क्यूबिक मान रखा है, हम सिलेंड्रिकल माने, हम ज्योमेट्री को भी इसमें देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रो जो होगा वो एक्स वाई जेड यानी कि जो स्पेस वाला पार्ट है उसका भी कहीं ना कहीं उस पर हिस्सेदारी होगी, यानी रो जो है उसमें स्पेस का भी रोल आएगा। हम केवल टाइम के साथ देख रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही तो होता है ना, अगर एक फंक्शन है जो कि कई सारे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये स्पेस पे डिपेंड कर रही होगी, ये टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट यहाँ केवल टाइम के साथ देखना है। तो हमने स्पेस के बारे में चीज़ों को सिमेट्रिक माना है, लेकिन चूंकि ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है इसीलिए इसको टोटल की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? पार्शियल। तो एक जनरल क्या लिखा जाएगा? डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म एंड दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या सिखा रहा है? यही दिखा रहा है कि जो आपके द्वारा माना गया वॉल्यूम है, आर्बिट्ररी वॉल्यूम है, उसके अंदर से जिस रफ्तार से चार्ज डेंसिटी कम होगी, बाहर उसी रफ्तार से करंट आपको बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब अच्छा, कभी डाइवर्जेंस से ये मत सोचिएगा कि डाइवर्जेंस का मतलब होगा चारों तरफ निकलना, चारों तरफ बिखरना, ना। डाइवर्जेंस का मतलब चारों तरफ बिखरना भी नहीं होता, वो तो एक जनरल सा केस है, पटाखा फूटा चारों तरफ लाइट गई। लेकिन कभी सोचो कि जैसे कोई चीज़, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ स्मॉल है, छोटा एरो, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, तो आप देखो इसका एरो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम इस तरह की फील्ड को बनाएं, इस तरह की फील्ड को हम बनाएं कि यहाँ पर कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, इस तरह से अगर हम कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने कोई मान लो एरिया ले लिया, ये वाला इतना एरिया ले लिया, इतना, तो यहाँ पर भी देखो ये भी डाइवर्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से जिस वेलोसिटी का वेक्टर एंटर किया था वो, और जिस वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ से जा रहा है बाहर, वो सेम नहीं है। अगर सेम होते, अगर ये सारी लाइनें बराबर होती तो आप कहते जितनी अमाउंट में वेक्टर क्वांटिटी एंटर कर रही है उतना ही लीव कर रही है, तो देन द डाइवर्जेंस जीरो। बट दिस इज नॉट द डाइवर्जेंस जीरो, दिस इज डाइवर्जेंस पॉजिटिव, क्योंकि कम मैग्नीट्यूड का वेक्टर एंटर कर रहा है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर बाहर जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है कि आउटफ्लो ज़्यादा है, इनवर्ड
कम है। सो ये एक तरह से हम करें कि मोर एंड मोर पॉजिटिव वहाँ पर एंटर कर रहा है। अगर उल्टा होता, ज़्यादा एंटर करता कम लीव करता, तो हम कहते हैं कन्वर्ज कर रहा है वहाँ पर, मतलब कहीं पर रुक रहा है, कहीं इकट्ठा हो रहा है वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड के डाइवर्ज होने का मतलब और वेक्टर फील्ड के कन्वर्ज होने का मतलब हमेशा नहीं होता कि डाइवर्ज का मतलब होता है इस तरह से बाहर जाता हुआ, इस तरह से बाहर जाता हुआ, या कन्वर्ज का मतलब होता है इस तरह किसी पॉइंट पे आकर के इकट्ठा होता हुआ। नो, दिस इज अ केस, दिस इज अ गुड केस, दिस इज द यू कैन से जनरल केस, बट ये भी इसका है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये निकल रहा है कि किस तरह से करंट इस सरफेस से बाहर जा रही है, और जब वो बाहर जा रही है तो उतनी ही तेज़ी से इसके अंदर जो आपका चार्ज है वो कम हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस बात है। आप जैसे आप बहुत तेज़ी से खर्चा कर रहे हो, बहुत सारे खर्चा कर रहे हो, कार खरीद रहे हो, बंगले खरीद रहे हो, घर ज़मीन सब खरीद रहे हो, तो अगर आप कोई चीज़ बहुत तेज़ी से खरीद रहे हो और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप नोट छाप नहीं रहे हो, आप अपने घर में प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोले जिससे आप नोट छाप रहे हो, तो अगर आप बहुत तेज़ी से खर्चा कर रहे हो इसका मतलब आपका पैसा बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और इसका एक मतलब ये भी है कि बहुत तेज़ी से इसलिए आप कम कर रहे हैं क्योंकि उतनी तेज़ी से आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आप मजबूरी बस इतना तेज खर्च कर रहे हो बिकॉज आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो आपको खर्च करना ही करना है। समथिंग, इट मीन्स दैट यू हैव अ कंटिन्यूटी ऑफ मनी फ्लो, ऑफ कंटिन्यूटी है पैसों का एक आप एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हो, और यूनिकॉर्न कंपनी बनने की वजह से आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको बहुत सारे लोग फंड कर रहे हैं। क्यों फंड कर रहे हैं? क्योंकि उनको फ़ायदा कमाना है। अब चूंकि वो आपको बहुत तेज़ी से फंड कर रहे हैं, आपको मिलियंस करोड़ों रुपए, आपको हज़ारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप उतनी तेज़ी से बहुत नए नए चीज़ें खर्च कर रहे हो, नए नए जगह खर्च कर रहे हो, आप नए नए तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो। तो आप ये सोचो, नए नए प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हो, आप अपना मनी इसलिए एग्जॉस्ट कर रहे हो बिकॉज यू हैव अ गुड फ्लो ऑफ मनी। सो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, ये सारा कुछ दिख रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी तो मतलब जनरल लाइफ में भी आप देख सकते हो, सोसाइटल सिचुएशंस में, इकोनॉमिकल सिचुएशंस में इस तरह देख सकते हो, हमने चार्ज में भी यहाँ देखी। ओके, सो दिस इज a good discussion from my side about the continuity equation, and in the future interaction हम लोग बात करेंगे आपके क्या कहें डिफरेंट टाइप के रूल्स जो हैं जो कि मैक्सवेल्स ने यूज किए थे मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करने में, मैक्सवेल इक्वेशन को सेटअप करने में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सेटअप हुई थी उसके लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में और आपसे डिस्कस करेंगे सम वेरी फंडामेंटल रूल्स, सम यूजफुल रूल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, जो कि असल में आगे जाकर के मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल थ्योरी का बेस बनेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।